सो यस, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा बेटा वो हमें हार्ट का और ब्लड का सर्कुलेशन का हमें यहाँ पे बेटा समझना होगा। तो जिसको मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ब्लैंक स्पेस पे, मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जो लंग्स होते हैं बेटा, वो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे देते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, तो ध्यान से देखो। ऊपर ये हमारे पास लेट्स से लंग्स है, बीच में हमारे पास हार्ट है, और ये हार्ट के जैसे मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में बेटा कि इसके 4 चेंबर्स होते हैं बेटा। ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, सॉरी, ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। 4 चेंबर्स इसके हार्ट के होते हैं। और फिर नीचे हमने देखा था ऑर्गन्स, जो अदर ऑर्गन्स है हमारे पास, वो नीचे हमारे पास आ जाएंगे। अब किस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है, तो ध्यान से आपको सुनना बेटा, समझना है, और फिर हम रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आता है, वो हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां आता है बेटा, हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। जिस वेन से ये आता है इसको बोलते हैं बेटा पल्मनरी वेन्स। जिस वेन से ये आता है बेटा इसको बोलते हैं पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स के नाम की जो एक नस होती है बेटा, जो वेन होती है, उससे ये कहां पहुंचता है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। फिर एक बार ये लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंच जाएगा बेटा, तो उसके बाद फिर ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है ना, तो ये उस समय रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब है अपना साइज बढ़ा देता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है बेटा, तो ये क्या करता है, अपना साइज बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम अपना साइज एक्सपैंड कर देता है, क्योंकि ये रिलैक्स हो जाता है तो अपना साइज एक्सपैंड कर देता है। फिर उसके बाद जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा करता है, तो ब्लड कहां चला जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है बेटा नीचे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है नीचे, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर उसके बाद ये ब्लड जाता है बेटा बॉडी के अदर ऑर्गन्स में। उसके बाद ये ब्लड जाता है बेटा बॉडी के अदर ऑर्गन्स में। इस वेन को बोलते हैं आयोटा। इस वेन को बोलते हैं आयोटा, या फिर इसको आर्टरी भी बोलते हैं बेटा, या फिर आप इसको आर्टरी भी बोल सकते हो। ठीक है, आर्टरी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो कहां चला गया, हमारे ऑर्गन्स में चला गया है। अब जब ये ऑर्गन्स में चला जाएगा तो ये यूज होगा, ये कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको पता ना जब ऑक्सीजन लंग्स के पास जाएगा, सॉरी लंग्स कह रहा हूं, ऑर्गन्स के पास जाएगा, तो ऑर्गन के अंदर सेल्स होते हैं, तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए ताकि उसको एनर्जी मिल सके, तो वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे उससे। और इसको बदले में दे क्या देंगे, ये जो हमारा ब्लड है इसको दे क्या देंगे बदले में, इसको बदले में दे देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बदले में दे देंगे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब होता है बेटा ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर अब क्या आ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, अब ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर। और ये जिस वेन के थ्रू ऊपर जा रहा है ना, जिस वेन के थ्रू ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा, या फिर वेन भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल वेन, VEIN, वेन। तो इसके थ्रू ये ऊपर जाता है। और ऊपर जाता कहां है, तो थोड़ा सा मैंने यहां पे गलत कर दिया, इसको सही कर देता हूं। ये ऊपर जाता है बेटा राइट आर्ट्रियम में। ये ऊपर जाता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में ये चला जाता है। फिर राइट आर्ट्रियम के बाद ये कहां जाता है, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में। नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में ये चला जाता है। अब ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर यहां से होता हुआ ये चला जाता है बेटा लंग्स के पास। यहां से होता हुआ ये चला जाता है लंग्स के पास। तो ये लंग्स के पास देखो यहां से चला गया। ठीक है, और ये कौन सा ब्लड गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर अब क्या होगा, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देगा और फिर से ऑक्सीजन अंदर ले लेगा। फिर ये पूरी साइकिल वैसे के वैसे बार बार चलती रहेगी। अब बेटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसी को रीड करना है
इन्हीं की लैंग्वेज को रीड करना है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इनकी लैंग्वेज रीड करने से पहले मैं आपको एक बार बेटा फिर से दिखा देता हूं डायग्राम। देखो डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 चेंबर्स हैं बेटा। देखो एक चेंबर ये रहा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर एक चेंबर है नीचे वाला, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अरोटा से होता हुआ, ये देखो ये रास्ता जा रहा, इसको देखो मैं कलर चेंज करता हूं, ये देखो ये रास्ता जा रहा है, ये रहा, और ये कहां जाएगा, ये अदर पार्ट्स में चला जाएगा बेटा, बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाएगा। और फिर अदर पार्ट से होता हुआ ये जो वेना कावा है यहां से वापस एंटर करेगा हार्ट में, वापस एंटर करेगा हार्ट में। और हार्ट में कहां जाएगा बेटा, ये हार्ट में जाएगा ये राइट आर्ट्रियम में, ये देखो ये रहा, ये राइट आर्ट्रियम है, ये रहा। और फिर राइट आर्ट्रियम से नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और फिर ये पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ, पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है बेटा हमारा हार्ट का काम करता है। तो अब जल्दी से इसको रीड करते हैं, आर पंप द हार्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं ये। कह रहे हैं द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आर फिस्ट। वो कह रहे हैं जो हार्ट है ना एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये कैसे ऑपरेट होता है, मसल से ऑपरेट होता है। और ये कितना बड़ा हो सकता है, हमारी फिस्ट जितना, फिस्ट होती है ना जो हमारा मुट्ठी होती है, जो हमारा जब हम अपने फिंगर्स को बंद कर देते हैं तो हमारी जो मुट्ठी बन जाती है, तो उसको फिस्ट बोलते हैं। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। कह रहा है अब क्योंकि हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी होता है, तो ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमारा हार्ट चेंबर्स में बटा हुआ है। इसलिए हमारा हार्ट जो है बेटा अलग अलग चेंबर्स में बटा हुआ है। कितने चेंबर्स में बटा हुआ है, टोटल 4 चेंबर में बटा हुआ है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी होता है, और दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए बेटा, इसलिए ये क्या करते हैं, हार्ट जो हमारा है वो 4 चेंबर्स में बटा हुआ है, 4 अलग अलग रूम्स में बटा हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। कह रहे हैं अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, उसको किसी भी तरीके से लंग्स में पहुंचना है, ताकि लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। और जो ऑक्सीजन हार्ट में आ रहा है उसको किसी भी तरीके से लंग्स से हमारे हार्ट में आने, ताकि वहां से होता हुआ फिर वो बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो क्या बोल रहा है बेटा इन लाइंस में, वो कह रहा है जो हमारे हार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसका किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से बाहर जाना जरूरी है, तो उसके लिए वो उसको क्या करता है, लंग्स तक पहुंचा देता है, ताकि लंग्स उसको बाहर निकाल दे। और इसी तरीके से इसको ऑक्सीजन किसी भी कंडीशन में चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराता है, लंग्स ही इसको प्रोवाइड कराता है। यानी कि लंग्स ही इसको ऑक्सीजन देता है और लंग्स ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। This oxygenated rich blood is then pumped to the rest of the body। और फिर जैसे ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, तो हार्ट इसको बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचा देता है जहां भी इसकी जरूरत है। देन ये सारी बातें बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। देन कह रहे बेटा वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गिवन फिगर 6.11। 6.11 में ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दे रखा है। तो अगर मैं नीचे करूं बेटा तो देखो ये रहा 6.11, और मैं ऑलरेडी ये चीज आपको समझा चुका हूं। देखो ये आपके लंग्स है। अब आप कहोगे सर ये लंग्स की शेप कैसी है, देखो ये लंग्स ना कैपिलरीज है। लंग्स कैपिलरीज का मतलब होता है कि लंग्स के वहां पे जो वेन्स होती है ना, जो नसें होती हैं, ये उसका नेटवर्क है, तो इसलिए इसको लंग्स कैपिलरीज बोल रहे हैं। अभी आप इसको समझने के लिए सिर्फ लंग्स मान के चलो कि ये आपका लंग्स है, ये आपके लंग्स है, और ये बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, और ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। अब देखो कैसे होगा, अब यहां से क्या होगा, यहां लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे हार्ट में। कलर चेंज करता हूं, यहां लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा बेटा, हमारे हार्ट में। हार्ट में कहां आएगा, फर्स्ट जो ये ऊपर वाला लेफ्ट आर्टरी है ना, ये वहां आएगा। और कहां से आ रहे बेटा, पल्मनरी वेन से आ रहे हैं, पल्मनरी वेन से जो है हमारे यहां पे ये आ रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पल्मनरी वेन से ये हमारे हार्ट में आएगा। कौन सा ब्लड आएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये कहां चला जाएगा, फिर ये लेफ्ट आर्टरियम से होता हुआ नीचे वाले चेंबर में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ देखो ये एरो देखो, एरो, ये एरो देखो यहां से जा रहा है ये बॉडी के अदर पार्ट्स में, और ये
जो जिस चीज से जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अयोटा, या इसको आर्टरी भी बोल सकते हैं बेटा, आर्टरी। यहां से होता हुआ ये बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाएगा। फिर ये अदर पार्ट्स में आ गया, देखो ये अदर पार्ट्स है। फिर अदर पार्ट से जब ये जाएगा वापस, तो ये वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कहां पहुंच जाएगा, हार्ट के राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम में पहुंच जाएगा। और जिस वेन के थ्रू जा रहा है उसको वेना कावा बोलते हैं, या वेन भी बोलते हैं। वेना कावा भी बोल सकते हो, वेन भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे अरोटा को आर्टरी बोल सकते हैं, वैसे वेना कावा को आप वेन भी बोल सकते हो, कि वेन से होता हुआ कहां चला जाएगा, ये हमारे राइट आर्टरियम में चला जाएगा, और फिर वहां से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ कहां चला जाएगा, वापस हमारे लंग्स में चला जाएगा। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इनको रीड करते हैं। यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द राइट लेफ्ट एंड द लेफ्ट आर्टरियम। कह रहे हैं जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड होगा ना, वो लंग्स से कहां जाएगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में पहले जाएगा, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में। यस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। फिर भी डायग्राम देखना है तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहां से आपको समझ आ जाएगा। देखो ये रहा लेफ्ट आर्टरियम, यहां पे जाएगा सबसे पहले लंग्स से होता हुआ। फिर द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस when it is collected this blood। मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो लेफ्ट आर्टरियम है ना, जब ये ब्लड को अंदर ले रही होगी ना, तो ये रिलैक्स होगी बेटा। रिलैक्स का मतलब है ये एक्सपैंड हो रही होगी, ये बढ़ रही होगी साइज में। मतलब हार्ट का जो ये वाला साइज है, ये वाला पार्ट है, ये बढ़ रहा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड इसमें कलेक्ट हो सके। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट आर्टरियम वाला पार्ट जो है सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। क्या बोलना चाह रहा है, कह रहे कि पहले जब ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, जो ये वाला पार्ट है, जब ये ब्लड कलेक्ट कर रहा होगा ना, तो ये रिलैक्स होगा, ठीक है। और जैसे ही जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला सिकुड़ जाएगा और ब्लड को नीचे भेज देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लड नीचे आ गया, ठीक है। ब्लड ऊपर था ऑक्सीजन वाला, और अब ये नीचे आ चुके हैं। फिर नीचे आने के बाद क्या होगा, ये तो हो गया। when the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body। फिर अब क्या होगा बेटा, फिर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये सिकुड़ेगा, तो फिर ये ब्लड को अरोटा से होता हुआ बॉडी के अदर पार्ट्स में भेज देगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से आके फिर यहां अरोटा की तरफ जा रहा है। देखो एरो को ध्यान से देखो, पहले ये नीचे आ रहा है, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम से नीचे आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ऊपर जा रहा है अरोटा की तरफ। तो क्या ये वापस लेफ्ट वेंट्रिकल जा सकता है, वेंट्रिकल से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम जा सकता है, यानी कि क्या ये नीचे से वापस ऊपर जा सकता है? तो आंसर है नहीं बेटा, ये नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। एक बार ये ऊपर से नीचे आ गया तो बस खत्म, फिर ये बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएगा, ऊपर वापस नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है, देखो इस चीज को देखो, ये जो चीज है ना, ये कलर चेंज करता हूं, जो ये चीज है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं वैल्व्स, इसको बोलते हैं वैल्व्स। ये क्या होती है, जब ब्लड नीचे आ जाता है ना, तो ये जो वैल्व्स होती है ना, ये बंद हो जाती हैं, ये क्लोज हो जाती हैं। और क्लोज होने से होगा क्या कि ब्लड फिर वापस ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएगा, एक बार अगर वो नीचे आ गया तो ये सारी बातें अभी हम कवर करते हैं। देखो आगे क्या लिखे, कह रहे हैं जो ब्लड था बेटा, ये पंप आउट हो गया बॉडी के अदर पार्ट्स में। अब क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, comes from the body to the upper chamber on the right and the right atrium as it relax। अब क्या होगा, अब अरोटा से होता हुआ ये बॉडी के अदर पार्ट्स में चला गया, अदर पार्ट्स में इसने ऑक्सीजन दिया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड देके ये सबसे पहले कहां आएगा, राइट साइड के राइट आर्टरियम में जाएगा। सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके राइट साइड के राइट आर्टरियम में जाएगा। फिर as the right atrium contract, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये वाला बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ब्लड नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हेन इट्स टर्न पंप्ड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। और फिर उसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां पे जब ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, फिर ये फाइनली कहां चला जाएगा, फाइनली पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स में चला जाएगा, ताकि लंग्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड दे सके और उससे ऑक्सीजन ले सके। Since ventricle have to pump blood into various organ, they have thicker muscular wall from the wall than the artery do।
फिर कह रहे हैं क्योंकि यहां पे जो वेंट्रिकल्स है बेटा, वेंट्रिकल्स जो होते हैं क्योंकि इनको ब्लड को पंप आउट करना होता है बॉडी के अदर पार्ट्स में, इसलिए जो वेंट्रिकल वाले मसल्स होते हैं ना, देखो ये कितनी थिक होती है, ये देखो वेंट्रिकल वाली मसल देखो कितनी थिक है, देखो ये देखो, कलर चेंज करता हूं, देखो ये देखो ये कितनी थिक है, ये वेंट्रिकल वाली मसल देखो दोनों तरफ देखो कितनी थिक है, जबकि आर्टरी वाली मसल्स देखो कितनी पतली पतली है, आर्टरी वाली मसल्स देखो कितनी पतली पतली है। कह रहा है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेंट्रिकल है ना, यहां पे इसको ज्यादा प्रेशर लगाना होता है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड जो है बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच जाए। तो अब जब प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने की वजह से जो मसल्स हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं, वो फट सकती हैं, तो इसलिए यहां की मसल्स जो है ना काफी थिक होती है, यहां की मसल्स काफी थिक होती है ताकि ये फटे ना। तो आपको देखो यहां पे यही बता रहा है, इसको रीड करते हैं दोबारा से, कह रहा है सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो वेरियस ऑर्गन में पंप करना होता है, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल, इसलिए वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल थिक होती है देन द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया क्या है, ये आर्ट्रियम, आर्ट्रिया क्या बेटा, आर्ट्रियम, आर्ट्रिया जो है ना वो प्लूरल वर्ड होता है आर्ट्रियम का। फिर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे वाल्व्स जो है ना वो इस चीज को इंश्योर करती है कि एक बारी आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच गया तो वेंट्रिकल से वापस आर्ट्रियम में नहीं जाएगा, वेंट्रिकल से वापस आर्ट्रियम में नहीं जाएगा, एक बारी वेंट्रिकल पहुंच गया फिर ये बॉडी के अदर पार्ट्स ही जाएगा। तो इसके बीच में इसको मदद कौन कर रहा है करने में बेटा, वाल्व्स, वाल्व्स इस चीज का ध्यान रखिए। ये वाल्व्स है कहां, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहा देखो ये वाल्व्स है, जब ब्लड नीचे आ जाता ना तो वाल्व्स क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड ऊपर ना जा सके। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब यहां पे क्या पॉइंट है, यहां पे कह रहे हैं द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। कह रहे हैं जो हमारा हार्ट के दो साइड है ना, देखो एक ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो देखो ये हमारा मतलब काइंड ऑफ हार्ट हो गया मतलब बेसिकली। तो अब देखो बीच में से ना सेपरेशन आ रहा है बेटा, बीच में डिवाइड आ रहा है, तो कह रहे हैं ये जो डिवाइड आ रहा है ना, ये डिवीजन ही जो है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे हार्ट को सेपरेट रख रहा है, जिसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहां पे हमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा और जो राइट वाला पार्ट है बेटा यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो बीच में ये जो लाइन है ना, ये जो सेपरेशन कर रही है, इसको करना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि यही जो चीज है ना, यही जो डिवीजन है, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रख रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग रख रही है। अब ये सेपरेट करता कौन है, तो चलते हैं वापस ऊपर डायग्राम पे और दिखाता हूं। ये रहा देखो, ये रहा, ये सेपरेशन कर रहा है, देखो ये रहा, जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, या ब्लैक ना करके कोई और कलर यूज करते हैं, लेट से ग्रीन कर लेते हैं, तो देखो ये रहा, ये जो सेपरेशन है ना बेटा, ये इसको सेपरेट कर रहे हैं, और इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं, सेप्टम, इस सेपरेशन को बोलते हैं बेटा सेप्टम। ये वर्ड याद रखना, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी चीज है जो बेटा हार्ट के चेंबर्स को सेपरेट करती है, तो ये सेप्टम ऐसी चीज है बेटा, ये रहा, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं फिर से, ये इसको सेपरेट करती है। देखो ये राइट चेंबर, लेफ्ट चेंबर अलग है और राइट चेंबर अलग है, लेफ्ट में ऑक्सीजन है और राइट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बीच में जो सेप्टम है यही इसको डिवाइड कर रही है, और इसका डिवाइड करना जरूरी है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स ना हो जाए। देन आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं बेटा सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। कह रहे हैं इस सेपरेशन से फायदा क्या मिलता है, इस सेपरेशन से फायदा ये मिलता है कि प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच पाता है, प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है बेटा बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच पाता है। अगर ये सेपरेशन ना हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बेटा आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो फिर तो हमारी बॉडी जो है सही से काम नहीं कर पाएगी। तो ऑक्सीजन का अलग होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होना जरूरी है, जो हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड कराती है, हमारा हार्ट हमें प्रोवाइड कराता है। कह रहे दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स, मैमल विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वो कह रहे कि स्पेशली ये उन एनिमल्स में होता है बेटा जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स होते हैं ना, हम लोग मैमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं बेटा। मैमल्स जनरली कौन होते हैं बेटा, जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को फीड कराते हैं ना, मतलब जो हमारी फीमेल होती है बेटा वो अपने बच्चों को खुद फीड कराती है, वैसे ऐसे एनिमल्स जो बेटा अपने बच्चों को खुद फीड कराते हैं उनको मैमल्स वाली कैटेगरी में रखा जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं बेटा कि ऐसे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए, जिनको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, उनमें तो हमें ऐसे ही हार्ट की जरूरत चाहिए जहां पे हार्ट हमारा सेपरेट हो, चैम्बर सेपरेट हो, ऑक्सीजन अलग हो और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो, ताकि उन एनर्जी से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, उस एनर्जी से ताकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है बेटा मेंटेन कर पाए। जबकि कह रहे हैं इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो अपनी बॉडी के बेसिस पे टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं करते, वो एनवायरमेंट के बेसिस पे अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो इसलिए इनकी बॉडी में बेटा 4 चेंबर्स नहीं होते, इनकी बॉडी में 3 चेंबर्स हार्ट होते हैं, 3 चेंबर्स हार्ट होते हैं। रीजन क्या है, पेपर में अगर आता है कि क्यों मैमल्स और क्यों एम्फीबियंस और रेप्टाइल के 3 चेंबर्स हार्ट होते हैं, तो उसका देखो आंसर यहां पे दे रखा है। उसका आंसर क्या बता रहा है, कह रहा है ऐसे एनिमल्स जिनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बल्कि वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे उनकी बॉडी डिपेंड करती है, तो उनके अंदर कितने चेंबर हार्ट होते हैं, उनके अंदर 3 चेंबर हार्ट होते हैं, ताकि और उनकी बॉडी जो है वो टॉलरेट कर लेती है सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। उनकी बॉडी में क्योंकि 3 चेंबर हार्ट होते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उनके अंदर मिक्स हो जाता है, बट उनकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि वो सहन कर लेते हैं, वो टॉलरेट कर लेते हैं ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से। हम लोग नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल, वो इस चीज को सहन कर लेते हैं। जबकि फिश का तो और इंटरेस्टिंग है बेटा, देखो कह रहे फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चेंबर्स ऑफ देयर हार्ट। जो फिश होती है बेटा उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही चेंबर होते हैं, सिर्फ 2 ही चेंबर, उसमें 4 चेंबर होते ही नहीं है। and the blood is pumped to the gills is oxygenated there and pass directly to the rest of the body। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गिल्स से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेते हैं हार्ट में और वहां से अदर पार्ट्स में भेज देते हैं, और अदर पार्ट्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सीधा बॉडी से बाहर आ जाता है, वो वापस हार्ट में नहीं जाता, क्योंकि हार्ट तो सिर्फ 2 चेंबर का है, सिर्फ 2 चेंबर का है। तो कह रहे हैं thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle passage through the body। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड होता है वो सिर्फ हार्ट के अंदर, फिश के अंदर एक ही बारी जाता है हार्ट में, 2 बारी नहीं जाता, उसकी साइकिल एक ही बारी की है, एक ही बारी जाता है और फिर वापस मतलब वो सर्कुलेट होता रहता है। जबकि हमारे अंदर यहाँ पे 2 डबल सर्कुलेशन होती है, मतलब कि एक बारी यहां से जा रहा है और फिर एक बारी यहां से जा रहा है। सो देखो क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। जबकि अदर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर ये 2 बारी जाता है हार्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास ब्लड प्रेशर। ये वाला टॉपिक भी बेटा पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो ये हमें कवर करना है। सारे मोर टू नो वाले कॉन्सेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही पेपर में आते हैं, जिसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमें यहाँ पे कवर करना है। तो इसको जूम इन करके थोड़ा सा समझते हैं बेटा कि ब्लड प्रेशर किस तरीके से काम करता है या क्या होता है बेटा। तो इसमें कह रहे थे फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देखो आपको पता है बेटा, जैसे हमारी मसल्स है, मतलब ये हमारी जैसे हैंड है, तो इसमें हमारी वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है इन रास्तों से। अब ये जो ब्लड जब सर्कुलेट हो रहा है ना, तो ये कितना प्रेशर, जैसे कि मान लो ये आपकी वेन है और इसमें से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये देखो ये वेन कर देते हैं ब्लैक कलर की, और इसमें से हम ब्लड को सर्कुलेट कराते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो अब जब ब्लड जा रहा होता है ना बेटा आगे की तरफ, तो ये इस वेन को ना प्रेशर दे रहा होता है, इस वेन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, मतलब कि ये जो वेन है ना, ये जो वेन की वॉल है, इस पे धक्का मार रहा होता है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है बेटा। तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड जो है प्रेशर डाल रहा है किसके ऊपर, वेन्स के ऊपर या वेसल के ऊपर आप बोल सकते हो। जो वेसल क्या होती है, ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, नस बोलते हैं, नस, जैसे हम कहते हैं ना नसें, हमारी नसें, तो ये नस ही है बेटा वेसल, जिसमें से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो जब ब्लड जो है वो एक फोर्स या एक प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा वेसल पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब आपने सुना होगा बेटा ब्लड प्रेशर 2 तरीके से होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है और एक लो ब्लड प्रेशर होता है, एक हाई बीपी होता है और एक लो बीपी होता है। साइंटिफिकली इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली हाई बीपी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर, और लो बीपी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल
सॉरी डायस्टोलिक प्रेशर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाई बीपी जब हमारा हो जाता है ना, जब हम कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या डॉक्टर्स ने कभी आपको बोला होगा या आपके पेरेंट्स को कि आपका ना हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि ब्लड जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है वेन्स के ऊपर, या जो हमारी जो आर्टरी है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरा होता है लो बीपी या फिर लो ब्लड प्रेशर, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि ब्लड जो है हमारी आर्टरी या फिर हमारी जो नसें हैं उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहा, वो रिलैक्स है, वो रिलैक्स है। तो जब नहीं कर रहा होता तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब ज्यादा नहीं कर रहा होता तो। और हमें बैलेंस चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा होना चाहिए ना ये बहुत कम होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है ना, जो नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर तक का होना चाहिए, ठीक है। और ऑफ एचजी, एचजी का मतलब होता है मर्करी, मतलब ये बेसिकली इनकी ऐसा यूनिट है, एमएम ऑफ एचजी, मतलब कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एच जो एचजी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मर्करी। तो मैक्सिमम ये 120 होना चाहिए और लो में ये मिनिमम 80 होना चाहिए। अगर ये 80 से कम होता है तो हमें लो ब्लड प्रेशर है, और 120 से ज्यादा होता है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं बेटा सारी बातों को। देखो क्या लिखा है, कह रहे द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कह रहे जब ब्लड जो है बेटा वेसल की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स देता है, धक्का मारता है उस पे, तो उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। फिर कह रहे हैं दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी देन इन वेन्स। हमें सबसे ज्यादा प्रेशर ना आर्टरीज में देखने को मिलता है, वेन्स में देखने को नहीं मिलता। सबसे ज्यादा जो प्रेशर है बेटा वो हमें आर्टरीज में देखने को मिलता है, वेन्स में देखने को नहीं मिलता। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं हम, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। वो कह रहा है कि जब आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन का साइंटिफिक टर्म है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या बोल रहा है वो, कह रहा है जब हमारी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब जो नसें हैं वो श्रिंक होने लग जाएगी, अंदर की तरफ दबने लग जाएंगी। जब नसें दबने लग जाएंगी, देखो जैसे ये दब रही है, देखो ये यहाँ पे देखो इसका साइज कैसा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये साइज देखो कितना मोटा है, और यहाँ पे देखो पतली होगी ये, यानी कि दबने लग गई, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है बेटा, जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, या फिर कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और इसी तरीके से आगे कह रहा है एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स, जब रिलैक्स होने लग जाती है तो यानी कि ढीली होने लग जाती है, फूलने लग जाती है, साइज बड़ा होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कितना होना चाहिए 120, और डायस्टोलिक यानी कि लो ब्लड प्रेशर मिनिमम कितना होना चाहिए 80, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो ये आपके पास यहां पे ब्लड प्रेशर का बता रहे हैं। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है बेटा, तो इसको मेजर करा जाता है साइक्मो मैनोमीटर, साइक्मो मैनोमीटर, ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो मशीन ये यूज कर रहे हैं, जो डिवाइस ये यूज कर रहे हैं इसको मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं साइक्मो मैनोमीटर। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क का पेपर में आता है कि इसको कैसे हम मेजर करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब आगे क्या बोल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर is also called hypertension and is caused by the constriction of arterioles, which results in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. वो कह रहे हैं जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, तो वेन्स जो है ना वो पतली पतली हो जाती हैं, वेन्स जो है वो पतली हो जाती है, और ब्लड उसमें बहुत ज्यादा निकलना चाहता है, मतलब ब्लड धक्के मार रहा है कि मुझे निकलने दो, लेकिन ये वेन्स इतनी पतली हो गई हैं कि ये ब्लड को निकलने नहीं दे रही। तो अब क्या होगा, तो ब्लड का ओवरफ्लो होने लग जाएगा, और जब ब्लड का ओवरफ्लो होने लग जाएगा तो फिर जो वेन है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। कैसे, दोबारा से समझो अगर नहीं समझ आ रहा तो। देखो क्या हो रहा है, यहां पे कह रहा है जब हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी कि जो आर्टरी है ना वो पतली हो जाएगी, और ब्लड ज्यादा निकलना चाह रहा होगा। ब्लड कहेगा मेरे को ज्यादा निकलने दो, ज्यादा निकलने दो, ज्यादा निकलने दो, जबकि आर्टरी ज्यादा निकलने नहीं देगी। तो उससे क्या होगा कि ब्लड इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा कि भाई मुझे निकलने दो, निकलने दो, और जब वो नहीं निकलने देगी तो ये ब्लड जो है इस आर्टरी को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा बेटा, फाड़ देगा, जिससे क्या हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी कि अंदर ही अंदर इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारे लिए जो है बहुत ही हार्मफुल
हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द ट्यूब्स ब्लड वेसल। अब हमारे जो बॉडी है बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं बेटा? नस बोलते हैं, नस, हिंदी में बोलते हैं नस। इंग्लिश में ये दो टाइप की होती हैं, एक आर्टरी होती है और एक वेन्स होती है। एक आर्टरी होती है और एक वेन्स होती है। अब दोनों में फर्क क्या है, यहां पे हमें वही डिफरेंस समझना है बेटा। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे इस पैराग्राफ में हमें वही चीज कवर करनी है। हिंदी में तो हम नॉर्मली बोलते हैं नसें, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, मतलब इंग्लिश वैसे गलत बोल रहा हूं मैं, मतलब साइंटिफिकली क्या होता है, साइंटिफिकली जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो दो टाइप की होती है, एक आर्टरी होती है और एक वेन्स होती है। तो दोनों में जो मेजर फर्क है वो ये है कि जो आर्टरी होती है ना, वो क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हार्ट से अदर पार्ट्स में पहुंचा देती है, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देती है। ये आर्टरी का काम होता है। ये क्या करती है, आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है और दिल से, हमारे हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचा देती है। जबकि वेन्स कौन सी नसें होती हैं बेटा? वेन्स वो नस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये अदर बॉडी पार्ट से किसको पहुंचाती है? अदर बॉडी पार्ट से ये पहुंचाती है हमारे हार्ट को, हमारे दिल को। तो दोनों का ये मेजर डिफरेंस है। मतलब कि आप ये समझो कि अगर आपकी बॉडी में कोई नस है जो ऑक्सीजन कैरी कर रही है, तो उसका साइंटिफिक नेम होगा आर्टरी। और अगर आपकी बॉडी में कोई नस है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रही है, उसका साइंटिफिक नेम होगा वेन्स। इसका मतलब वेन्स उसको लेके जा रही है। और दोनों का और मेजर क्या डिफरेंस है वो अभी हम एक एक करके यहां पे कवर करते हैं बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है आर्टरीज आर द वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये वही वाली लाइन आ गई जो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो आर्टरीज होती है बेटा, ये वो वेसल होती है जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे। Since the blood emerged from the heart under high pressure, the artery have thick elastic wall. अब कह रहे हैं क्योंकि यहां से ये आर्टरी से हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है ना बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएगा, इसलिए आर्टरी ना थिक इन साइज होती है, थिक होती है बेटा, थिक इन नेचर होती है, यानी कि नेचर वाइज जो है ना ये काफी मोटी होती है, ताकि यहां पे ब्लड अगर हाई प्रेशर से जाता भी है ना तो ये फट ना जाए, तो ये बर्स्ट ना हो जाए। और इलास्टिक होती है, इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि अपनी शेप को एक्सपैंड कर पाती है ये आर्टरीज। तो दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, मैं दोबारा समझा रहा हूं बेटा। दूसरी लाइन में कह रहा है कि क्योंकि यहां से ब्लड जो है बेटा वो हमारे हार्ट से हाई प्रेशर में अदर पार्ट्स में जाता है, इसलिए इस आर्टरी को थिक होना जरूरी है और इसकी वॉल भी इलास्टिक होती है। जबकि वेन्स क्या करती है बेटा, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स अदर पार्ट से ब्लड लेती है और हमारे हार्ट को दे देती है। और क्योंकि इसको ज्यादा कोई प्रेशर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए इस वेन की जो वॉल्स होती है ना वो ज्यादा थिक नहीं होती है। देखो क्या लिखा है, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। कह रहे यहां पे जो वॉल है ना इसकी थिक नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहां पे कोई भी प्रेशर वगैरह वाली चीजें नहीं होती है। और प्लस कह रहे हैं इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और कह रहे हैं इनमें वाल्व्स भी होते हैं बेटा जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, मतलब ऊपर नीचे ना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे। अभी पीछे भी हमने वाल्व्स का पढ़ा था कि वाल्व्स का मतलब होता है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। देन आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऑन रीचिंग एन ऑर्गन्स और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल। अब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जैसे ये आर्टरी ब्लड को लेके आती है और अदर पार्ट्स में जाती है, तो ये अदर पार्ट्स में जाकर ना स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो ये जो आर्टरी है ये स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है, ये टूट जाती है, अदर पार्ट्स में चली जाती है, अदर पार्ट्स में अदर ऑर्गन्स के पास चली जाती है, ताकि सारे ऑर्गन्स के जो सेल्स है ना उनको ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल सके। और इस जो ये अदर पार्ट्स में बट रही है ना बेटा, इसी को बोलते हैं कैपिलरीज, इसी को बोलते हैं हम बेटा कैपिलरीज। जो अदर पार्ट्स में ये बट रही है ना इसी को बोलते हैं बेटा हम कैपिलरीज। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स व्हिच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो कह रहे हैं अभी जो वेसल्स है ना अब ये स्मॉल हो गई है, मतलब छोटी हो गई है, और ये इतनी छोटी होती है कि एक 1 सेल जितनी थिक हो, एक छोटे से सेल जितनी थिक होती है, इतनी छोटी होती है ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं कैपिलरीज। और फिर ये कैपिलरीज से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंचता है। फिर क्या होता है, exchange of material between the blood and surrounding cells take place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organs or tissue. कह रहे हैं अब ये जो कैपिलरीज है ना ये जो बट गई है, यानी कि जो आर्टरी बेसिकली बट गई है, जो ब्रेक हो गई है और अदर पार्ट्स में चली गई है,
तो वहां पे ये जाएगी और वहां पे ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ना उन सेल्स को दे देगी, और वहां से देने के बाद ये जो वेन्स है ये दोबारा आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और कनेक्ट होके एक सिंगल वॉल बना देगी, कनेक्ट होके एक सिंगल वेसल बना देगी, जिसको हम बोलते हैं वेन, और यहां से ब्लड कहां चला जाएगा, यहां से ब्लड चला जाएगा हार्ट में। अब मैं आपको इसके डायग्राम से दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ध्यान से देखना, ये रहा इसका डायग्राम, देखो ये रहा। तो देखो यहां से ये आ रही है, ये आर्टरी आ रही है बेटा, ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही है। अब यहां के देखो ये बट गई। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, देखो ये एक्चुअल चीज नहीं है, बट ये आपको हिंट देना चाह रहा है कि हो क्या रहा है। देखो यहां पे ये बट रही है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास जा रही है, अलग अलग ऑर्गन्स को क्या दे रही है, ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड दे रही है, और उनसे बदले में ले क्या रही है, उनसे बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेती जा रही है, और लेते 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 ये सारी जो ना एक ही जगह पे मिल जाएंगी वापस, ये सारी एक ही जगह पे वापस आके मिल जाएंगी, और उसको बोलते हैं वेन, और फिर ये वेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके कहां चली जाएगी, हमारे हार्ट के पास वापस चली जाएगी। तो इस तरीके से यहां पे आर्टरी वाला काम होता है।